नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 29 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 26 के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की है और इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अध्याय मुगल साम्राज्य से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें मुगल साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उन सवालों का जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में मुगल साम्राज्य का अध्ययन। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके अनुसार 1 पद और 2 वेतन, 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बड़ी होती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों की घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इस कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों में पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं दूसरे देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। दोस्तों, आप चित्र में मुगल मनसबदार को अपने सवारों के साथ एक अभियान पर जाते हुए देख सकते हैं। इसमें कुछ पैदल सैनिक हैं और एक मनसबदार है जो कि घुड़सवार है, जबकि कुछ अन्य जो मनसबदार हैं, मनसबदार के अधीन सैनिक, वो घुड़सवार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब अकबर और औरंगजेब की तुलना की गई है कि उनके अंतर्गत कितने मनसबदार हुआ करते थे। तो अगर अकबर की तरफ देखें तो 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे और जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अगर औरंगजेब के बारे में बात की जाए तो 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 थी, अर्थात कम से कम 50 बढ़ गई थी और राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों 3 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान का अभाव है, इसलिए अन्यत्र हम देखते हैं कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था।
और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुगल शासन के अंतर्गत मनसबदार एक पद अथवा हैसियत थी। इन मनसबदारों को जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे मनसब अथवा जागीर कहा जाता था। अगला सवाल है कि मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में अपना शासन स्थापित करने तथा उसकी वैधता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि मुगल केवल ईरानी या तुरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न भारतीय समूहों जैसे मराठों, राजपूतों आदि को भी अपने शासन में शामिल करें। अगर इसके अर्थ के बारे में हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि मुगल बाहर से आए थे और भारत में आकर बस गए थे, लेकिन यहाँ पर बसकर शासन करने के लिए ये आवश्यक था कि वो यहाँ के लोगों को प्रशासन में शामिल करें, क्योंकि भारत के लोगों को प्रशासन में शामिल किए बिना वो ना तो लंबे समय तक भारत में शासन कर सकते थे और ना ही अपने शासन को जायज़ ठहरा सकते थे। इसीलिए शासन को लंबे समय तक स्थापित करने के लिए और अपने शासन को जायज़ ठहराने के लिए उनके लिए ये आवश्यक था कि वे भारत के मूल के विभिन्न अमीरों को अपने प्रशासन में शामिल करें। अगला सवाल है, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या था। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सवार इस बात का द्योतक था कि किसी मनसबदार को अपने अधीन कितने सैनिक या घुड़सवार सैनिक रखने हैं। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी व्यक्ति को मनसबदार बनाया जाता था तो उसे एक जात दी जाती थी जो दरबार में उसका ओहदा होता था और उसे जितनी संख्या का जात दिया जाता था उसी संख्या के अनुपात में उसको अपने अधीन एक सेना घुड़सवार सेना रखनी होती थी। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 ही मनसब प्राप्त है तो उसे अपने अधीन 5,000 घुड़सवार रखने पड़ते थे, जिसका प्रयोग जब कभी मुगल बादशाह को आवश्यकता होती थी तो युद्ध के रूप में किया जाता था। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।